नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। और अब तक के सियासी अखाड़ा में आज का सियासी अखाड़ा इसलिए सबसे अहम है क्योंकि हम अक्सर चर्चा करते हैं हरियाणा में चुनाव की तैयारियां, और आखिरकार वो तारीख आ गई है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। पिछली बार से तुलना की जाए तो 35 दिन पहले ही ये घोषणा हो गई है। आदर्श आचार संहिता 1 महीने पहले लग गई है। तुलना अगर पिछली बार से करें तो पिछली बार से तुलना करें तो 20 दिन पहले चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। इस जल्दी जल्दी में हरियाणा का मूड क्या है? क्या सरकार को और समय चाहिए था? क्या बचे हुए दिन में सरकार कुछ और करना चाहती थी? या फिर इस घोषणा के बाद आगे क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लैक्स हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रजत पंजेटा जुड़े हैं इंडियन नेशनल लोक दल का पक्ष रखने के लिए। नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की बात वो करेंगे। और नरेश शर्मा जुड़े हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नेहरा साहब, पिछले 3 चुनाव को हम देखें तो उनसे तुलना करें तो इस बार सब कुछ जल्दी हो रहा है। 35 दिन पहले आचार संहिता लग गई। जाहिर सी बात है आप 35 दिन में और बहुत कुछ करना चाह रहे थे। सुबह शाम अनाउंसमेंट आप कर ही रहे थे। 20 दिन पहले चुनाव हो रहा है पिछली बार से। ये जब आज भी पूछा जा रहा था तो कहा गया अपने समय पर चुनाव होंगे। इसका मतलब यह माना जाए कि सरप्राइज तो हो गए हैं आप लोग। देखिए वरुण जी, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनावों की घोषणा करने के लिए मैं चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए पहले से तैयार है। हमारी पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर के। और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। 4 अक्टूबर को जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हरियाणा की जनता इतिहास लिखेगी और हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में हमारे रहे श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर जनहित के हमने काम किए, ईमानदारी, पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर हमने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 1,40,000 इसमें सरकार ने काम किया, हरियाणा में काम किया। अभी वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जिस तरह से 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदने वाला हरियाणा पूरे देश के अंदर पहला राज्य बनाया वरुण जी। आज तक कोई भी प्रदेश इस तरह का काम नहीं कर पाया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने किसान को प्रति एकड़ 2,000 रुपए का जो हमने बोनस देने की बात की है, वो किसान के अकाउंट में आ चुका है 15 तारीख से पहले। और जो 1,20,000 कर्मचारियों को हमने एचकेआरएन वालों को पक्का किया है, उसका भी कैबिनेट की तरफ से उसको मंजूरी मिल चुकी है। जो भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, हरियाणा कैबिनेट की तरफ से उनको मंजूरी मिल चुकी है। हम सिर्फ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार गई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर से 2014 से पहले, जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने गोहाना रैली में नाम से नाम घोषणाएं की थी, उनको लागू नहीं कर पाए थे। हमने जो घोषणाएं की है हम जिम्मेदारी से कह सकते हैं। नहीं, वो तो खैर एक चुनावी विषय है जो आप रख रहे हैं। मेरा मूल प्रश्न ये है कि चुनाव जल्दी घोषित हुए हैं, आपके लिए ये एक सरप्राइजिंग मूव था? हैरान थे आप कि 15 अगस्त के तुरंत बाद चुनाव घोषित हो गए? पिछली बार तो 21 सितंबर को हुए थे।
कुछ तो ग्रेस मानकर चल रहे होंगे ना, या आपको लग रहा है कि अचानक हो गया सब कुछ? देखिए वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई हैरानी नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम होता है, चुनाव आयोग ने अपना काम किया, उसका स्वागत है। और हम तो पहले से तैयार थे, क्योंकि मैं वरुण जी बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल के 365 दिन काम करती है, कार्यकर्ता से काम लेती है, पदाधिकारी नेताओं से काम लेती है, और हम हमेशा फील्ड में रहते हैं। हम हमेशा फील्ड में भी रहते हैं, चुनाव के लिए तैयार भी रहते हैं, तो हमें किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। चुनाव आयोग के फैसले का पूरी तरह से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जो जनता के हित में हमने काम किए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में हम आज भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये हरियाणा के इतिहास में एक इतिहास होगा कि 3 बार लगातार किसी पार्टी की सरकार आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी नहीं, क्योंकि सबसे मजबूत संगठन हमारा है। हमारा छोटे से लेकर बड़े तक का जो कार्यकर्ता है वो पूरी क्षमता के साथ चुनाव में लगा हुआ है। आज भी अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे हमारे किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सत्यापन के लिए आए हुए थे, यानी जो पदाधिकारी हमारे बने हुए हैं उनको फिर से एक बार हमने ठीक है। जांचा परखा है, सबसे रायशुमारी हुई है। और देखिए एक चीज और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, वरुण जी कंप्लीट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी करके अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है। आज से लगभग 20 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के अंदर हर विधानसभा के अनुसार रायशुमारी हुई है, हमारे छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक कि विधानसभा के अंदर किसको मौका मिलना चाहिए। बाकायदा पर्चियां डलवाई गई है, वोटिंग हुई है, उसके आधार पर हमारे ये जब जिंदल साहब को आपने टिकट दिया था तो रायशुमारी कराई होगी, मुझे उम्मीद है पूरी। कंप्लीट कर रहा हूँ वरुण जी। इसी का परिणाम है कि तमाम तरह की झूठ और अफवाह फैलाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संविधान आरक्षण और खटाखट 85 की माफी कमी करोड़ सेकंड में, उसके बावजूद भी हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 में 43.5% वोट हमें मिला, 43% वोट कांग्रेस को मिला, 1.5% वोट जेजेपी को मिला, आधा % वोट जेजेपी पार्टी को मिला और 1.5% वोट एनएलओ पार्टी को मिला। 3,17,000 वोट हमें ज्यादा मिले थे सब पार्टी। ठीक है, इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश नीरज गुप्ता। ठीक है गुप्ता जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव पहले से जल्दी हो रहे हैं, ऐलान जल्दी हो गया है। पहले तो ये बताइए कि आप कितने तैयार हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करूंगा कि उन्हें समय से पहले चुनाव कराए, ताकि हरियाणा की जनता और हम भी शायद पक चुके थे इनकी झूठी घोषणाएं सुन के आज ये घोषणा कल वो घोषणा, हरियाणा की जनता ठगा महसूस कर रही थी। अब कम से कम इन घोषणाओं पर तो विराम चिन्ह लग गया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आचार संहिता आज से ही लागू कर दी गई है। अब ये कोई घोषणा कर नहीं पाएंगे। सुबह नायब सैनी जी कह रहे थे कॉन्फिडेंट कि भाई समय से पहले चुनाव नहीं होंगे, शायद वो उम्मीद में थे किसी वर्ग के लिए काम बाकी रह गया, वो घोषणाएं भी कर दूं। हवा भाई घोषणाएं, अब वो ये फायर इनका फुस हो चुका है। अब इनका विदाई का दिन आ गया, हम तो बहुत खुश हैं। और कांग्रेस तो देखिए जनवरी से ही तैयार है। उससे पहले हमने देखिए जन क्रॉस रैली निकाली, जिसका परिणाम हमें ये मिला, 5 सीटें जीत गए और चंडीगढ़ की सीट भी जीते। हरियाणा में कांग्रेस बिल्कुल तैयार है और हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन बढ़िया चल रहा है। अब जनता इनसे मांगेगी बेरोजगारी का हिसाब, महंगाई का हिसाब, किसान मांगेगा आत्महत्या का हिसाब। हम तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए, आपने डिसीजन लिया। अब ये झूठी घोषणाएं नहीं कर पाएंगे। और जो मैं इनके सीएम को बोलता हूं ना, ये देश के पहले सिर्फ घोषणा ही सीएम है, सिर्फ घोषणा करते रह जाएंगे, घोषणा कोई पूरी नहीं होगी। क्योंकि मैं हमेशा सरकार के बारे में बोलता हूँ, एनपीजी, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, ओनली घोषणा घोषणा घोषणा। आज मेरे ख्याल से बीजेपी प्रवक्ता जी का मुंह उतरा पड़ा है, सीएम साहब की भी मैं देख रहा था, सबके चेहरे उतरे पड़े हैं, जो शायद हमारी घोषणाएं बाकी रह गई थी। क्योंकि ये घोषणाएं देखने सीधा अमित शाह पे जाते तो बगल में ही रहते हैं, आप घर जाके देख आदेश लीजिए लेके आते थे कि ये घोषणाएं करनी है। ठीक है, आता हूं मैं आपके घर। मिठाई लेके आऊंगा आपके घर। ठीक है, 4 तारीख को मिठाई खिलाऊंगा आपको। ठीक है रजत पंजेटा, मतलब कुछ ऐसा जो जिसकी मतलब अंदेशा था, अंदाजा था, या ये हुआ सडन 16 अगस्त 15 अगस्त का दिन बनाया लोगों ने, 16 अगस्त की सुबह पता लगा चुनाव आ गए हरियाणा में? रजत भाई आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है मुझे। हाँ अब आवाज आ रही है, बोलिए। इलेक्शन कमीशन
ये तो था कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि आपको 20 की पहले करानी और 20 तक इलेक्शन कमीशन था कि इलेक्शन कमीशन उसकी घोषणा कर देगी। लेकिन उसका हरियाणा के भी कि महाराष्ट्र हरियाणा के भी साथ में होंगे इसका अंदाजा तो था, लेकिन वो तारीख जरूर 20 थी, वो आज की संभावना नहीं थी। लेकिन हाँ, भाजपा के लोगों को अगर आप ये कह रहे कि सरप्राइज मिला है कोई, ऐसा मैं नहीं मानता कि भाजपा के लोगों को कोई सरप्राइज मिला है। देखिए, ये जो घोषणाओं पे घोषणा की जा रही थी, इनको अगर अमली जामा पहनाना था, इन पर कानून बनाना था, तो विधायक लाकर मॉनसून सत्र में वो लेकर आते। इनके लिए इनको पता था कि इन्होंने इस पे घोषणाओं पे कुछ नहीं करना है, इनको विपक्ष का सामना नहीं करना है। इन्होंने बड़ी चतुराई से घोषणा पे घोषणाएं करी और मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे, अभी सुबह तक भी बोल रहे थे, कल भी बोल रहे थे, समय पे होंगे। तो ये सब जिस तरीके से घोषणाएं झूठी थी, वैसे ही जनता को इस चीज के लिए भी इन्होंने अंधेरे में डालने का काम किया। ना तो घोषणाएं पूरी होनी है, ना कोई काम होने हैं। अगर ऐसा ही होता तो 9.5 वर्ष के बाद खट्टर जी को बदलाना जाता, और इतना ही इनको ये गंभीर थे तो आप अपना लेकर आते मॉनसून सत्र। उसके अंदर मॉनसून सत्र क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि आपको ना कुछ करना था, ना आपको ऐसा कोई चीज का, आपको सिर्फ घोषणाएं करनी थी। मैंने पहले भी एक बार ही कहा था कि अगर घोषणाएं करने में गोल्ड मेडल किसी को मिल सकता है तो वो हरियाणा की सरकार को मिल सकता है, तो ये भाजपा वालों को। तो देखिए, ये सारी खोखली घोषणाएं थी, ये जनता आज अच्छी तरह समझ गई है, इसीलिए इन्होंने ये मॉनसून सत्र नहीं बुलाया। दूसरा, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनकी एक बात का ही प्रश्न मैं कर लेता हूं। इन्होंने कहा देश भर में 24 फसलों को खरीदने वाला एमएसपी पे हरियाणा पहला राज्य बन गया। इनसे ये पूछिए कि जब हरियाणा की फसलों को मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत पहले पंजीकृत कराना पड़ता है, और उसके अंदर कौन सी 24 फसलें हैं जो पंजीकृत करा ली हैं? कौन से गोवा का किसान आ गया, केरल का आ गया है, जिन्होंने यहाँ पे अपने नारियल या जूट या नाइजर सीड या रेप सीड की खेती करने के लिए आपको यहाँ उनका भी आपने पंजीकरण कर लिया हो। जब आप हरियाणा के किसानों का, और वो भी कैपिंग पे, कहते हैं ना दाना दाना खरीदते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है, कैपिंग कर रखी है। बाजरा पे क्या 20 क्विंटल की कैपिंग नहीं है क्या? बता दो अगर नहीं है तो। अगर कैपिंग नहीं कर रखी तो दाना दाना कहां से आ गया? ऐसी जिसका जितना पोर्टल पे पंजीकरण कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उतना ही खरीदते हैं, ये उसी अनुपात में खरीदते हैं, कोई दाना दाना नहीं खरीदते। बकवास, झूठ। चुनाव की तारीख पे आई है। हाँ, मैं तो चलो इन्होंने बोल दिया। देखिए, चुनाव की तारीखें जो आई हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, अच्छा है। और झूठी घोषणाओं से हरियाणा की जनता को मुक्ति मिली। भाजपा की सरकार के जाने के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। अब 20 दिन मात्र बचे हैं नामांकन के लिए। आज से अगर हम लगाएं तो पूरे 20 दिन है, 5 सितंबर तक, और हम इसका स्वागत करते हैं। हाँ हाँ, 1 तारीख को है, लेकिन 20 दिन ही बचे हैं ना नॉमिनेशन के लिए, तो 5 तारीख को है। अगर आज से लगाएं तो 5 सितंबर को है, मुझे जहां तक मैं गलत नहीं। 5 से गजट नोटिफिकेशन। हाँ, गजट नोटिफिकेशन है। हाँ, 5th से आ गई गजट नोटिफिकेशन। तो देखिए, अब चुनाव सर पे 1 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। भाजपा की सरकार से हरियाणा की जनता को ये जो कर्ज चढ़ाने वाली, बिल्कुल हरियाणा की हर, जो कहते हैं ना, हरियाणा के हर वर्ग का नुकसान करने वाली ये सरकार आई थी। 10 साल तक ये कुशासन रहा है। इस कुशासन से अब हरियाणा की जनता को मुक्ति मिलने जा रही है। चले, कोई लोकहित के कार्य इन्होंने नहीं करे। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, महंगाई इन्होंने बढ़ाई, कर्ज, नशा, कभी कहते हैं इजराइल भेज दो। देखिए, युवा भी पूरा निराश और हताश है। युवा तो बचा कहाँ है बेचारा? सारे तो बेचारे बाहर चले गए। भाई आता हूँ, राउंड 2 में आता हूँ। आज करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। नरेश शर्मा जी, कितने तैयार है भाई? आप दावा करते हैं सबसे बड़ा संगठन आपका ही है पूरे हरियाणा में। अब तो तारीखें आ गई हैं, अब तो दिन ही गिनती के बचे हैं। बड़ी जल्दी समय बीतता है, देखते देखते लोकसभा चुनाव आ गया। कितने तैयार हैं आप?
भाई का ऑडियो ठीक कराओ भाई, क्या दिक्कत आ रही है आज। जी नरेश भाई बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नरेश भाई मैं आपके पास आता हूँ दोबारा, आपका ऑडियो जो वो स्पष्ट नहीं आ रहा है, कुछ में टेक्निकल दिक्कत लग रही है, एक बार चेक कराते हैं। बोलिए एक बार बोलिए आप। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है आपकी, एक बार ठीक कराता हूँ, दोबारा लौटूंगा आपके पास। विजेंद्र नेहरा जी, सब कह रहे हैं कि चलिए रोज रोज की घोषणाओं से हमें मुक्ति मिल गई है, मतलब चुनाव का जल्दी ऐलान हो गया, वरना आप लोग नॉनस्टॉप घोषणाएं करते रहते। देखिए वरुण जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि चलो कुछ समय के लिए तो हमें घोषणाओं से राहत मिली, यानी कुछ समय के लिए राहत मिली है, उसके बाद उनको भी पता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और घोषणाएं और जो काम हमने किए हैं उसका क्रम फिर से चल पड़ेगा। दूसरा, आज जिस तरह से किसानों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने 2000 रुपए का बोनस देने की शुरुआत की थी, 525 करोड़ रुपए हमने किसानों को जारी भी कर दिए, उनके खाते में भी पहुंच गए। और हमारे विपक्षी कहते थे कि सिर्फ हमने घोषणा की है, जो घोषणा हमने की उसको हमने पूरा किया। हमने एचटीआर कर्मचारी के लिए घोषणा की तो कैबिनेट की मीटिंग में उसको मंजूरी देने का काम 15 किया। तक तो किसानों की पंजीकरण घोषणा कराना था। 525 करोड़ रुपए 15 किसान तक के तो खाते में पंजीकरण की पहुंच डेट चुके थी। थे। इसके साथ साथ अरे 15 अगस्त तो पंजीकरण की डेट थी मेरे भाई। आज जिस तरह से भैया हमने जो जारी किए वो बता रहा हूं मैं, 525 करोड़ रुपए किसान के खाते में आ गया है। पंजीकरण की आप थोड़ी 15 अगस्त जानकारी डेट थी। लीजिए, थोड़ा जानकारी लीजिए। देखिए वरुण जी, सारी जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से 10 सवाल पूछे हैं, तब से कांग्रेस के जो मित्र हैं वो बहुत परेशान है। उन सवालों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपने टर्म में जवाब दें। मैं पूरे प्रूफ लेके आया हूं कि आपके समय में फसल खराबे का 2-2 रुपए का चेक का मुआवजे का चेक किसान को क्यों मिलता था, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस की सरकार में कितनी फसलों को आप एमएसपी पे खरीदने का काम करते थे, अपने टाइम पे आप जवाब दीजिए। किसान की जमीन को जबरदस्ती सेक्शन 4 और 6 का नोटिस लगाकर आपने उसको लेने का काम, लूटने खसोटने का काम क्यों किया। किसानों के हित में आपने कितनी योजनाएं चलाई, बागवानी फसल को लेकर के आपने क्या स्कीम किसानों के बीच में रखी, किसानों को खेत तक पानी पहुंचाने के लिए आपने क्या किया, किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया, सूरजमुखी की कितनी खरीद की, बाजरे की कितनी खरीद की। इनमें से एक भी सवाल का जवाब अगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ दे गए तो मैं मानूंगा कि वो तैयारी के साथ डिबेट में आते हैं। वरुण जी, आज हमने जो बोला है हमने करने का काम नरेश भाई किया यार है। एक बार कंप्लीट कर ले यार। 24 फसल को एमएसपी पे खरीदने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। आज एचटीआर के कर्मचारियों को पक्का करने का काम हमने किया है। 50 लाख बीपीएल के परिवारों को हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने ठीक का है, काम रुकिए किया रुकिए है। नेहरा साहब, गरीब आदमी को इलाज अरे देने का रुकिए, काम किया ये सब है ना 45 दिन में बोलिएगा ना रैलियों में जाकर के। 5800 गाँवों के अंदर आज हम बिजली देने का काम कर रहे हैं 24 घंटे। 182 महिला महाविद्यालय समेत कुल महाविद्यालय हमने खोले, इसमें महिला महाविद्यालय शामिल है। हर जिले के अंदर मेडिकल। अच्छा मैं आऊंगा फरीदाबाद तब बोलिएगा कैमरे के आगे, अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़िए विस्तार में चले गए आपको। मैं आऊंगा ना, जब आऊंगा तब बताइएगा। एक बार नरेश भाई अगर आपकी आवाज ठीक होगी उसके बाद मैं गुप्ता जी के पास आता हूँ। नरेश भाई हाँ बोलिए, अरे वाह बोलिए। पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता था, ये चुनावी बिगुल बच चुका है और उसके लिए तो आम आदमी पार्टी के सभी पार्टियां तैयार हैं। अब मुद्दों की बात के ऊपर आते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए जो ये लोग बड़ी बड़ी पार्टियां कहती थी आम आदमी पार्टी का वजूद क्या वो आपको करके दिखाया। पहले संगठनात्मक रूप में हमने संगठन खड़ा किया और बहुत मजबूती के साथ। आपने भी जैसे बताया कि संगठन मजबूत है, वो तो आपको क्या पूरी जनता देख रही है हरियाणा की। फिर आपने देखा कि 15 दिन के अंदर हरियाणा का इतिहास रहा, आज तक कोई 15 दिन के अंदर 45 रैलियां नहीं कर पाए, जिसके अंदर भगवंत मान जी, सुनीता केजरीवाल जी, सभी नेता। और ये हमें बोलते थे कि आपके पास नेता नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। और कैंडिडेट तो हमारे पास तो एक साइकिल वाला भी कैंडिडेट है, रिक्शे वाला भी कैंडिडेट है, हमारे पास तो गरीब जनता कैंडिडेट है और जो जनता के बीच से आते हैं। अब जो मुद्दे की बात कर रहे थे ना, 10 गारंटी गिनवा रहे हैं, 10 गारंटी मैं गिनवाता हूँ आपको। 750 जो किसानों ने जो अन्न पैदा करता है उसकी शहादत की गारंटी कौन देगा आपको? पहले बताइए कि आप उसके लिए क्या किया, उस आपके प्रदेश ने क्या किया, आज ये बताइए पहले आपको। दूसरा, आपने बिजली के बिल की जो सब्सिडी आपकी सरकार ने घोषणा करी थी वो 6 महीने में वापस ले ली, वो किसकी सरकार में हुई, इसका बताइए, जवाब दीजिए आप।
फिर तीसरी आपको बता दीजिए कि तीसरे के अंदर जो टोल आपने बोले थे कि 17-18 टोल फ्री करेंगे, उसकी गारंटी आप मेरे को बता दीजिए किसने दी? नरेश भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। आपका सबसे बड़ा संगठन है, आप दावा करते हैं दिल्ली पंजाब में आपकी सरकार है, तो हरियाणा में आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो फायदा किसको होगा, ये बताइए। फायदा हमें ही होगा, और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आज लिखवा लीजिए, अगली बार जब से आपकी जिस दिन सरकार 4 तारीख को होगी, उसके आप लोगों ने उत्तराखंड में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, 5-6% वोट ले गए, बीजेपी सरकार बना गई। आप लोगों ने गुजरात में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी, बीजेपी 3/4 मेजोरिटी ले गई। आप लोगों ने गोवा में अच्छा परफॉर्म किया, बीजेपी की सरकार बन गई। आप लोगों ने हिमाचल में खराब परफॉर्मेंस दी, कांग्रेस की सरकार बन गई। नहीं, आप ये तो ये कह रहे हैं कि इनका जो खराब प्रदर्शन है 2 स्टेट को तो हमने भगा ही दिया। इनके पास किनको भगा दिया? पंजाब के बाद में भगाया किसको? किसको भगाया? कांग्रेस के पास भी है और भाजपा के पास भी नहीं रहे। पंजाब के अंदर भाजपा का क्या हाल है और दिल्ली के अंदर भाजपा का क्या हाल है, आप खुद देख सकते हैं। आप जो 1/3 मेजोरिटी की बात कर रहे थे, वो कितनी मेजोरिटी है वहां पता चलती है आपको। और ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, जो सर्वे की बात करते हैं हम, सर्वे थोड़ी आपको फ्रीज हो गए नरेश भाई, मुझे पता वो क्या कहने वाले थे, मैं आता हूं उनके पास। ठीक है गुप्ता जी भाई, ये हाँ पहले अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मेरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल जो ये जो कह रहे थे, जनता ही से सवाल पूछेगी, जनता के बीच में। नरेश भाई बस वो आप फ्रीज हो गए थे, मैं आगे बढ़ गया था, फिर आता हूँ जी। बोलिए सर गुप्ता जी। आ चुकी है, आप ये जो हिसाब मांग रहे हैं जनता में जाइए, आपका हिसाब किताब लेके हम जनता में गए हुए हैं। जनता मालिक है, जनता निर्धारण फैसला करेगी। हमारे 10 साल वर्षिल, आपके 10 साल, तो ये आपकी झूठी बातों से बरगलाने वाले नहीं है, क्योंकि पूरा हरियाणा जानता है आपने हर वर्ग को पीटा है। अगर आपने अच्छा काम किया तो हर वर्ग को लाठी मारने की जरूरत न पड़ती। और दूसरा, झूठा आश्वासन देना या झूठ बोलना आपके डीएनए में है। अभी इसका एग्जांपल देता हूं, अभी महीना पहले डॉक्टर स्ट्राइक पे गए थे, 2 दिन स्ट्राइक पे, उनको झूठा आश्वासन गोली देके स्ट्राइक खत्म करवा ली। जब स्ट्राइक दोबारा हुई तो नायब संघ ने फिर उनको गोली दे दी। सिर्फ आप ही घोषणा की सरकार है, हम अपना काम जनता में करने हैं और जनता ही आपको सबक सिखाएगी। मैं घमंड से ज्यादा बात नहीं करता गुप्ता जी, लेकिन इनपुट के आधार पर मैं कह सकता हूँ छत्तीस बिरादरी का समर्थन कांग्रेस पर प्राप्त है और हरियाणा की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद जुड़ देगी, ऐसा मेरा मानना है। गुप्ता जी थोड़ा सा इसको और रिफाइन करते हैं। 36 बिरादरी का समर्थन किस नेता को है, आपके किस नेता को है? देखिए कांग्रेस पार्टी को है सर। नेता बात नहीं कर रहे हैं, आप हंस पड़े मेरे सवाल पे। हमारे सब नेता कांग्रेस के बैनर तले एकजुट होके इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई आप अभी बात करेंगे, अभी 4 दिन पहले भी दिल्ली में बैठक हुई है सर। देखिए बैनर तले सबको पता है बैठक में क्या हुआ है। आला हाईकमान ने निर्देश दिया कि कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े। सीएम फेस बाद में आला हाईकमान को ये निर्देश क्यों देना पड़ा मिलके चुनाव लड़े? मिलके नहीं चल रहे तभी तो निर्देश देना पड़ा। देखिए जब परिवार बड़ा होता है, थोड़ी बहुत गुटबाजी हर परिवार में होती है, अपने बड़े परिवार में भी होती है, उसमें क्या बात है। लेकिन जब कोई परिवार में मुसीबत आती है, सब एक है, हम सब एक है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ पे लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया सर, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आया भी था फरीदाबाद, मैंने देखा आप सब एक है, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 36 बिरादरी का समर्थन किस नेता को है? देखिए कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है, सब कांग्रेस के नीचे काम कर रहे हैं। कोई नेता, जो बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, साधारण कार्यकर्ता हो, सब एक कांग्रेस बनने तहत काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, उस विचारधारा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मोदी जी सपना देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। अब धीरे धीरे बीजेपी मुक्त भारत होगा। आप देखिए हरियाणा से इनका जाना तय है, इनका बोरी बिस्तरा बांधने का टाइम आ गया। ये बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे, सीएम साहब वहां प्रवास करेंगे, यहाँ प्रवास करेंगे। ये हरियाणा की जनता इनको हरियाणा से बाहर प्रवास कराएगी। शंभू बॉर्डर बंद है, ये दिल्ली के रास्ते हरियाणा से बाहर जाएंगे। रजत पंजेटा, मतलब सवाल तो मैंने सीधा ही पूछा था, जब इतना कॉन्फिडेंस है तो चेहरा भी पता लग जाए कौन है। कांग्रेस में चेहरे को लेकर कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, स्पष्ट है सब कुछ। देखिए किरण चौधरी जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। इतना स्पष्ट है कि शैलजा जी को कभी अपना संगठन नहीं बनाने दिया। अशोक तंवर जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। इतना स्पष्ट है कि कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस छोड़नी पड़ गई। इतना स्पष्ट है कि हाल ही में रणदीप सुरजेवाला का वो मीठा वाला जो ट्वीट था, शायद वो गलत बताया जा रहा, फेक है।
फेक है, चलो अच्छी बात है फेक है, लेकिन कांटा निकालने वाली बात तो फेक नहीं हो सकती। ये तो नहीं है कि उन्हें हरियाणा छोड़कर राजस्थान जाना पड़ा, ये तो नहीं है कि पहले अरविंद शर्मा को कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी, ये तो फेक नहीं हो सकता कि राव इंद्रजीत क्यों कांग्रेस छोड़ के गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्यों छोड़ के गए थे, चलो अब वापस आ गए लेकिन उनकी तो एक सीट के भी लाले पड़ रहे हैं, और किस तरह उनको लोकसभा की सीट नहीं लड़ने दी। तो कांग्रेस की आपस में ये अगर आप सोचते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, जो जग जाहिर बात है, ये सिर्फ दिखावा है आपस के अंदर एक दूसरे के लिए। चलो ये तो फेक नहीं हो सकती, जो अभी हाल ही में जो इनके अध्यक्ष है उदय भान जी और शैलजा जी के बीच में जो तीखी नोक-झोंक हुई है वो भी झूठ होगा। देखिए ये कांग्रेस के अंदर कांटा निकालने की परंपरा, और निकालते भी हैं, परंपरा नहीं निकालते भी हैं एक दूसरे का कांटा, ये इसके किसी से छुपी हुई बात नहीं, जग जाहिर बात है। और आप ये देखिए कांग्रेस ने क्या, हरियाणा को कांग्रेस 1 लाख करोड़ के कर्ज में छोड़कर गई थी, जिसको आज भाजपा ने 4 लाख करोड़ कर दिया। ये वही कांग्रेस है जो जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी थी और हुड्डा जी उस आयोग के अध्यक्ष बने हुए थे, तो 10 साल तक उनको याद नहीं आई कि एमएसपी पे कानून बनाया और 2+50 से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे। ये वही कांग्रेस है जो वेस्ट फाइल के मुद्दे को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज देती है। जसपुर कांड हुआ, ये वही सरकार है जिसमें हीरो होंडा कांड हुआ, ये वही सरकार है जिसके अंदर मारुति के अंदर किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था वहां के मैनेजर को यूनियन के लीडर ने। ये वही कांग्रेस की सरकार है जहाँ रोहतक के अंदर गोली से मौत के घाट उतार दिया था एक गेस्ट टीचर को। ये वही सरकार है जहाँ सुनील शरान नाम के एक छोटे से बच्चे को, अन्यों को तो मारा ही था उन्होंने मैयड़ के अंदर गोलियां चला के, कैसे जाट आरक्षण में गोलियां चलाने का काम किया। ये कांग्रेस की सरकार को कोई भूली नहीं है, ये किस तरह कमीशन खोरी, CLU है, माइनिंग, शराब के ठेके, एक क्षेत्रवाद का बोलबाला, बिल नहीं भरते थे बिजली के, वहां एक क्षेत्र के लोग बिजली के बिल नहीं भरा करते थे, ये लोग किसी का टोल नहीं भरा करते थे ये लोग। ये गुंडागर्दी का क्या आलम था जानते नहीं है, कांग्रेस के 10 साल के राज में किस तरीके का था। हर घर के अंदर वहां क्षेत्रवाद का तो इतना बुरा हाल था, कोई मेरिट नहीं, कुछ नहीं, मन मर्जी से नौकरियां लगाया करते थे ये बात करते हैं। और उसके बाद आई भाजपा ने कहा 4 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया, आज हर वर्ग का भाजपा से दुखी है। आप बताइए एक वर्ग बता दीजिए। अभी ये बात कर रहे थे नेहरा जी ने बात करी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी उन्होंने, और उसको मैंने लिखा भी, 24 घंटे बिजली। अरे जब खट्टर जी से पूछा गया था ना, तो खट्टर जी तक ने मना कर दिया था, सोलर लगवा लो, नहीं देता 8 घंटे से ऊपर, मैं नहीं दे सकता, नहीं देंगे। जब एक बेचारी विधवा ने, जिसका इकलौता बच्चा नशे से जिसकी मौत हो गई, उनका अपना प्रोग्राम था, जनसंपर्क अभियान थे उनके, उस महिला को ये कहते हैं, उस वृद्ध को जो विधवा महिला थी, कि तेरा इकलौता बच्चा तो चला गया, ये तू सिखाई बात कर रही है। किस तरीके से एक महिला सरपंच को स्टेज पे आके अपमानित किया गया, उसका दुपट्टा। भाई मैं मूल प्रश्न पे रहिए ना, आज बहुत आप पूरा चुनाव अभी है, 45 दिन है ना, खूब बात करेंगे। मैं इस बात को जवाब देना चाहूंगा। बड़ा कम समय बचा है वरुण जी, बड़ा कम समय बचा है। इनकी हर बात इन्होंने करी है, मैं तो काउंटर कर रहा हूँ, बात इन्होंने करी। आप मूल प्रश्न पे बात करते हैं, चलो कांग्रेस पे आते हैं। आपने कांग्रेस का मूल प्रश्न किया, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। अभी तो मैं कहता हूँ तो पिटारा खुला है इनका, आज अनाउंस हो गई है, आचार संहिता लग गई, झूठम झूठ का आलम। आप जब तक, और सबसे लेट लिस्ट आएगी, मुझे तो लगता है जिस दिन नामांकन होगा ना, उस दिन सुबह लिस्ट जारी करेंगे ये लोग। जितनी नहीं बता रहे, 60 सीटों पर तो नाम तय कर चुका आला कमान। अरे ये तो आप जैसे सेम चीज देखिए, आपसे तो छुपा नहीं ना, आपने ये सेम भाषा लोकसभा के चुनाव में सुनी या नहीं सुनी? आके सेम भाषा हमने लोकसभा के चुनाव में सुनी। ये सब इनको खुद ही नहीं पता, कुछ करने आला कमान ने है, हाई कमान ने है, हरियाणा के नेता बीच में बेफालतू के अंदर अपने कर रहे हैं। गुप्ता जी काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर आगे आता हूँ एक बार। गुप्ता जी सर चर्चा लंबी करेंगे, आज जाइए, आज किसी को जाने नहीं दे रहा मैं। हाँ जी, हाँ गुप्ता जी। प्रवक्ता साथी, ये कांटा वर्ड यूज करते करते कांटा निकालना अपना भूल गए, कि जो पोते ने दादा चाचा का कांटा निकाल दिया और एक सीट पे रह गए, और हमें कांटे की नौलेज दे रहे। महाराज पहले अपना कांटा तो दूर कर लीजिए, आपका तो वो दादा चाचा का पोता ही कांटा निकाल के चला गया,
और आपने कांटा निकालने को कुछ बचा ही नहीं। आपकी पार्टी में कांटा कौन निकालेगा? एक विधायक की पार्टी है, जहाँ विधायक ज्यादा होते हैं वहीं तो कांटा निकाला जाता है। आप पर तो कांटा बचा ही नहीं, तो आप कांटे की बात कहाँ कर रहे हो? आप अपनी सीट की चिंता करो, आप अपनी सीट किसे बांटोगे? आपके तो कांटे बांटने लग जगह ही नहीं बची, क्यों आपकी पार्टी में बचा ही कुछ नहीं है। एक सीट की पार्टी है, वो भी शायद आज इस्तीफा दे चुके हैं, मैंने देखा शायद टीम में, तब तो वो भी नहीं है शायद। तो इसलिए आप अपनी चिंता कीजिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का कांटा निकालते ना, आप अपने कांटे का दर्द याद आ गए, आप अपना दर्द याद करोगे तो रात को सो नहीं पाओगे। कैसी इतनी बड़ी पार्टी थी और पोते ने दादा चाचा का ऐसा कांटा निकाला, पार्टी उभर पे नहीं आ रही। चाचा भतीजों को पीटे, भतीजा चाचा को कहे चोर है, चाचा भतीजों को कहे, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना पाऊंगा। तो आप देखिए। अच्छा रुकिए गुप्ता जी, बस गुप्ता जी प्लीज रुकिए रुकिए रुकिए, आ गई आपकी बात आ गई। मैं आता हूँ भरत भाई, आऊंगा एक बार। नरेश भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि चर्चा थोड़ी लंबी है। आता हूँ जी नरेश जी। मेरा नंबर है सर। सर आ रहा हूँ, रुकिए ना, आ रहा हूँ। नरेश जी बोलिए। जी, अभी भाजपा प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ मैं। जहाँ ही रहते हैं वहां से टिकट मांग रहे हैं और वहां से आज तो पहले फरीदाबाद का बन गया यार। चलो ठीक है, ये इसका जवाब देता हूँ। जहाँ से टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, वहां पे 3 टोल लगा दिए। इनके घर के पास भी एक टोल है और वहां से जाने के लिए मेरे पास बड़े मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी 3-4 काम करवाए कि जिनके लिए कि भैया एक बार वहां पे जाके देख लीजिए, वहां पे टोल के लिए हमें 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। जैसे ही हमने 190 रुपए का 160 रुपए का टोल दिया और उसको क्रॉस करते ही 1 घंटा खड़ा करना पड़ता है वेटिंग लाइन में, आप खड़े रहो वहां पे। तो ये तो इनका हाल है कि यार, मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल, क्योंकि जनता का सवाल है, क्या आपकी पार्टी ये टोल हटाएगी? क्योंकि लगाया इन्होंने ही है कि 3 टोल 60 किलोमीटर के अंदर लगा दिए इन्होंने। तो ये तो इनका भ्रष्टाचार का यहाँ से ही है कि क्योंकि मिली भगत शायद आपकी भी हो सकती है, क्योंकि मिली भगत को बिना मिली भगत के तो ऐसे टोल लगते नहीं है। और जो जनता को, जो प्रभु के दर्शन करने के लिए, मैं पहले भी बोलता था लोकसभा चुनाव के अंदर, भगवान कृष्ण के जन्म करने के लिए कृष्ण इनकी पार्टी के अंदर भी है, केंद्रीय मंत्री है, और वही दूसरे कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाना होता था तो वहां टोल लगा के जाना पड़ता था, क्योंकि जो कहते हैं ना फिरौती का सिस्टम जो है इन्होंने ही चालू किया। फिर दूसरी बात आ जाती है कि जो इनके मेडिकल के लिए कहते हैं कि मेडिकल सुविधाएं दी है, मेडिकल सुविधाएं कौन सी दी है? आपके पास खुद आपका जो बीके हॉस्पिटल है, वहां से जो दिल्ली के एनसीआर के जितने भी हॉस्पिटल है सारे के सारे तो दिल्ली ट्रांसफर करते हैं। और मैं उस जो संस्था है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ के अंदर बकायदा रिकॉर्ड भी लिए जाते हैं कि कौन कौन ट्रांसफर की जाते हैं। हम मांग कर रहे हैं, काफी टाइम से एक हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, और जिस हॉस्पिटल की बात करते हैं वहां पे हमने धरना प्रदर्शन दिया था। वहां जाके देखा तो सरकार 4 करोड़ रुपए वहां पे वो सैलरी दे देती है डॉक्टरों को, मरीजों को, वो भी इनकी विधानसभा में ही आता है। आज इनकी विधानसभा की बात कर लेता हूँ, मैं बात कर रहे हैं। आप इन्हें 3 दिन धरना प्रदर्शन करके आया था बकायदा। जब आरटीआई लगाई तो वहां डाटा निकाला, पता चलता है कि 4 करोड़ से ज्यादा तनख्वाह दे देते हैं। वहां पे एक भी कहीं पट्टी भी नहीं लगती है वहां के लोगों को। ठीक है, पट्टी ना लगने के अंदर कोई इलाज की सुविधाएं नहीं है, बेड नहीं है वहां पे। जो बेड खरीद के डाल रखे हैं, एक जो फ्रिज है उसकी कॉस्ट आती है 7 से 8 हजार रुपए, उसको लोग 1-1 लाख रुपए बिल है उसके लिए। आरटीआई लगा के बकायदा डॉक्यूमेंट है। ये तो इनको भला, मैं तो चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हो तो इनको उजागर करिए ना, उस पार्टी के अंदर आप हैं। ठीक है, रुकिए। विजेंद्र भाई, ये आपने सुन ली इनकी बात। तो अगर ऐसे ऐसे विषय हर जगह पर हैं और आप बड़े चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तो कैसे पब्लिक के बीच में ये मैसेज लेके जाएंगे कि जो है आपके लिए हम ठीक कर रहे हैं? वरुण जी देखिए, 2 जो भ्रांतियां हैं इनके मन में, वो ठीक करना चाहूंगा। एक तो गदपुरी पर टोल इसलिए लगा क्योंकि तुंगमथुरा का टोल हट गया, वो एडिशनल नहीं लगा, वो शिफ्ट हुआ है। और ये एनएचआई का विषय है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो आप ये कम से कम डिबेट में आगे ना बोलिए कि कोई नया टोल टैक्स वहां पे लगा है, वो शिफ्ट हुआ है, कोई नया नहीं लगा है। दूसरा जी के मन में थी, उनको मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अपने तरफ से बोल रहा, रजत पंडेगा जी ने जो एक विषय रखा था बिजली को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे श्री मनोहर लाल जी ने से किसी ने पूछा, वो ट्वेल्व की बिजली के लिए पूछा, ट्वेल्व की खेतों की बिजली जो हम 8 घंटे किसान को लगातार देते हैं, उसके विषय में बात थी। हरियाणा प्रदेश के जो घरों की बिजली है वो 24 घंटे मिलती है किसान को। गाँवों में भी हम 5800 गाँवों में 24 घंटे बिजली देने का काम करते हैं। यहाँ जो बता रहे थे नरेश जी, मेरी विधानसभा, देखिए मैं वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी विधानसभा को लेके ये कहना चाहते हैं, हालांकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आज पृथला में हमारा अपना कोई विधायक नहीं है, या निर्दलीय विधायक ने पार्टी को समर्थन दे रखा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो काम किया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं वरुण जी, यहाँ दूधाला गांव पड़ता है हमारी विधानसभा में, वहां 100 एकड़ जमीन के ऊपर 1500 करोड़ रुपए की लागत से
श्री विश्वकर्मा कौशल ठीक है। विश्वविद्यालय बना है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, बन के तैयार हो चुका है। क्लासेस वहां पे लग रही है, वहां के वीसी राज नेहरू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगभग 20,000 बेरोजगार युवाओं को हर साल वहां से रोजगार मिलने का काम होता है। मेरी विधानसभा के अंदर 4 महिला कॉलेज बनाने का काम इस सरकार ने किया है और दयालपुर, चलिए अब इसको क्षेत्र से छोड़ देते हैं क्योंकि नरेश भाई ने क्षेत्र का बात छेड़ दी। जी हाँ, उसको क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात है। देखिए, मेरे पास तो पूरे विधानसभा का एक डाटा है, कितने यहाँ पे हमने क्या क्या काम किया, तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन हरियाणा प्रदेश को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूंगा वरुण जी कि ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसको हमने बढ़ाने का काम किया। सरपंचों को 21 लाख रुपए तक के काम करने की पावर हमारी सरकार ने दी, जिस आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए। और जिस तरह नरेश भाई ठीक है जी, मेरी बात पूरी कहा हुई अभी। अरे सर, आपने मुझे, अरे सर टाइम ही टाइम है। नहीं सर, आपने इतना टाइम दिया सब लोगों को, मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए। 2 लाइन मैंने नहीं बोल पाया। देखिए, हमने जिस तरह से अगले 30 सेकंड आपके दिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको वरुण जी कि अक्टूबर 4 और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार। इसके साथ साथ आज आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जिस तरह से है, पहले कांग्रेस पार्टी अपने घर में लड़ रही है, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, राहुल जी के सामने आपस में लड़ाई हो रही है, तो मुझे लगता है ये तो आपस में लड़ के ही खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री का चेहरा ये तय नहीं कर पाए, अगर दम है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के कहते कि भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला कौन मुख्यमंत्री चेहरा। मैं कह रहा हूँ डंके की जोर पे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगेगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार हमने दिया, मुख्यमंत्री मनोहर जी का और मुख्यमंत्री साहब प्लीज रुकिए ना, रुक जाइए। मैं क्योंकि और भी हमें, क्योंकि जिन्होंने घग्गर पार जमुना पार की बात की थी उन्हें भी इस अक्टूबर 4 वाली चर्चा में शामिल करना है। एक आखिरी सवाल नरेश जी से लेकर उन्हें विदा करेंगे। नरेश जी, आप हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा उतारकर, आपने उत्तराखंड में भी उतारा, गुजरात में भी उतारा, पंजाब में भी उतारा, हरियाणा में कौन? हरियाणा में कौन, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी और केंद्रीय नेतृत्व हमारा डिसाइड करेंगे ना, तय चेहरा उतारेंगे ना हरियाणा में, बिल्कुल उतारेंगे इसके लिए। और सुन लीजिए, अभी जो भाजपा कह रहे थे अक्टूबर 4 और भाजपा बाहर, किसानों पर बहुत हुआ था अत्याचार, 750 किसानों पर अत्याचार के लिए जो उन्होंने किया था उसका जवाब जो है हरियाणा की पूछ रहे हैं आप। ठीक है, खुद को क्या नहीं पता वो बताइए ना। आपके ठीक है नरेश भाई, करेंगे ना, अभी तो रोज मिलेंगे ना। रुकिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश भाई आपका जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। गुप्ता जी भाई ये कह रहे हैं आपके यहाँ तो चेहरा ही तय नहीं है, हमारा तो क्लियर है कि जो नायब सैनी है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आपके यहाँ चेहरे की लड़ाई है। ऐसे नायब सैनी भगवान हरेक को दो, जो सिर्फ घोषणा ही नायब सैनी है और ये नायब तरीके से बीजेपी को फेल करेंगे। इनकी जो कार्यक्रम है, नायब सैनी ने 65 ऐसी घोषणाएं करी जिनके टेंडर में 1 महीने का टाइम है। और थैंक्स गॉड और थैंक्स भगवान, थैंक्स इलेक्शन कमीशन, वो घोषणा 1 महीने पहले ही हो गई। कोई टेंडर का काम नहीं हुआ, ये सिर्फ नारे देने में पार है। देखिए इनके नारे गिनवाता हूँ, 70 पार, 400 पार, हरियाणा में 10 पार और चंडीगढ़ सीट पे 11 पार। अब ये कह रहे हैं तीसरी बार। और मैं ये कहता हूँ हरियाणा से बाहर जाएंगे, कोई सरकार नहीं बनेगी, जनता पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी। ये सिर्फ नारा लगाते जाएंगे और नायब सैनी मुख्यमंत्री ऐसे होंगे, नायब सैनी को बाद में कोसेंगे। ये क्या कर दिया नायब सैनी जी आपने? कोई नायब सैनी तो सैनी को छोड़ दिया, गुरु चेले की सरकार है। देखिए गुरु चेले की सरकार है, गुरु चेले की सरकार है, चेले को कुछ पता नहीं है। सारे आदेश गुरु से, वहां से जो गुरु बैठे हैं दिल्ली में, सब वहीं से आते हैं, वही बताते हैं क्या घोषणा करनी है और क्या नहीं करना। चेले को कुछ पता नहीं है। आपके प्रवक्ता साथी ये इतना तक झूठ बोलते हैं, मैं डिबेट में रहता हूँ, एक आपके रामराज शर्मा जी यूँ बोलते हैं कि रात को 12 बजे तक सीएम के पास 20,000 आदमी होते हैं। बताओ, ऐसे झूठ बोलते हैं जो जनता को हजम नहीं होते। तो सिर्फ आप घोषणा करते जाएंगे, सपने लेने में कोई सपने लेने में कोई टैक्स नहीं लगता। आप सपने लीजिए, सपने लेने में कोई बुराई नहीं। आप सपने लीजिए कि तीसरी बार सरकार बनेगी। बल्कि तीसरी बार क्यों, तीसरी बार क्यों? आप ये बोलिए 99 साल का पट्टा लिखवा के आए हैं, 99 साल तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इसलिए आप सपने लेना छोड़ दिए, जनता आपके सपनों को चकनाचूर करेगी। मैं घमंड से नहीं बोलता, लड़िए मत भाई, लड़िए मत। कह सकता हूँ जनता कांग्रेस को रुक जाइए, बस आपस में लड़िए मत। रुक जाइए दोनों रुकिए। गुप्ता जी आप भी और नीरज जी आप भी प्लीज। नहीं ऐसे नहीं करिए ना यार, ऐसे मत करिए।
उसी पार्क में दोनों फिर दोबारा एक साथ मिल जाना। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। नारे देने में बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। सेंट्रल में भी एक नारा था 400 पार। अच्छा रुक जाइए, अच्छा दोनों रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुकिए, रुकिए। दीप कमल सारंग जुड़ गए, जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। अरे रुकिए ना नेहरा साहब, रुकिए ना, बहुत देर से बोल रहे हैं, रुकिए। दीप कमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वरुण भाई। चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव की घोषणा होते ही पहला इंपैक्ट आपकी पार्टी पर ही दिखाई दिया। अनूप धानक भी छोड़कर चले गए, तो जो दूसरे लोग कहते थे कि चुनाव आते आते क्या होगा, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये अनूप जी के जो जाने का कारण है वो चुनाव आते आते या कोई पार्टी की बात नहीं, उनका कारण सीधा सीधा ये है कि उनको पार्टी ने जो टिकट की जो संभावना है उसके हिसाब से उनको स्पष्ट बता दिया था कि ऐसी कोई संभावना इस बार नहीं है। आपको ध्यान होगा, एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले अजय सिंह चौटाला जी ने ये कहा भी था कि हमारे 20-22 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, और उन्होंने 4-5 लोगों का नाम भी लिया था। उन्होंने कहा था दिग्विजय वहां से तैयारी कर रहे हैं, दुष्यंत जी वहां से कर रहे हैं, राजदीप फोगाट कर रहे हैं, और 2 लोगों के नाम उन्होंने और लिए थे उस हिसाब से। तो उस सूची में भी उन्होंने अनूप धानक को नहीं रखा था कि वो भी हमने उनको तैयारी करने को कहा है या ऐसा कुछ। अब चुनाव का तो ओपन ग्राउंड है, अब तो कोई कहीं से छोड़े कहीं जाए चाहिए। अब तो सिर्फ टिकट के लिए और चुनाव लड़ने के लिए कोई जाएगा। अगर उनको कोई दिक्कत रहती तो वो पहले भी कर सकते थे। उनकी सेहत भी ठीक नहीं रही। लोकसभा चुनाव के दौरान जब नैना सिंह चौटाला जी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रही थी तो एक दिन भी अनूप धानक फील्ड में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई थी उन दिनों। तो और भी कोई व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, लेकिन पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि उकलाना से इस बार नया चेहरा कैंडिडेट के तौर पर वहां पर आएगा। अब दूसरी बात, चुनाव की घोषणा हुई है, आपने तो खूब चुनाव कवर भी किए हैं, देखे भी, एनालिसिस भी किया है। ये 35 पिछली बार की तुलना में 35 दिन पहले चुनाव की घोषणा हो जाना, ये कितना सरप्राइजिंग है? बिल्कुल बड़ा सरप्राइज है, और सभी के लिए है। सारे ही राजनीतिक दल या जो निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर तैयारी कर रहे थे उन सभी के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज जो जिसको कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ा सरप्राइज भारतीय जनता पार्टी के लिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए रहा है, जिन्होंने आज सुबह सुबह ही 10-11 बजे ये कहा, और ये हंसते हुए कहा कि वक्त पर होंगे चुनाव। कौन कह रहा है जल्दी होंगे? जब इस लहजे में 11 बजे एक मुख्यमंत्री कहता है और उसकी पार्टी की ही केंद्र में सरकार है, तो जोर का झटका जोर से तो उन्हीं को लगा है कि उनके जो गुरु हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो केंद्र में गए हैं, उन्होंने ऐसा लिहाज नहीं रखा, ऐसी व्यवस्था नहीं की कि बता दें नायब सिंह जी को कि आपके पास 4-5 दिन है, 1 हफ्ता है और जल्दी जल्दी कर लो काम। और जल्दी काम करने के लिए ही कल सुबह 9 बजे कैबिनेट मीटिंग भी बुला रखी थी, उसमें फिर से कोई ना कोई ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं लोगों को आकर्षित करने के लिए कर देंगे। लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग भी धरी की धरी रह गई। कम से कम मनोहर लाल जी ये तो बता देते कि जो 17 तारीख की कैबिनेट मीटिंग रखी है उसको 16 को सुबह कर लो, 16 की शाम को आचार संहिता लग जाएगी। अब तो उस कैबिनेट मीटिंग में कोई प्रशासनिक फैसले लेने हो तो ले लें, घोषणा नहीं कर सकते। कैबिनेट मीटिंग के जो फैसले होंगे वो चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे, उसमें कोई भी लोक लुभावन बात नहीं हो सकती, कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता। तो ये झटका तो असली नायब सिंह सैनी जी के लिए, मुझे लग रहा है मनोहर लाल जी का मन कर रहा है कि नायब सिंह के हवाले क्यों कर रखा है, कोई चुनाव हो और फिर से वो दोबारा दांव लगाकर यहाँ आ जाए, वो कोई जल्दबाजी दिख रही है। लेकिन इसके साथ वरुण भाई, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार का ये आखिरी दिन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 और अगले कई चुनाव तक निकट भविष्य में हरियाणा में नजर नहीं आएगी आपको। हरियाणा के लोग जिस दिन का इंतजार कर रहे हैं वो अब 1 अक्टूबर है। जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घमंड का क्या नतीजा होता है वो दिखाया था, और हरियाणा के लोगों का मान सम्मान नहीं करना, उनको तरीके से बात नहीं करना उनसे, उसका परिणाम क्या होता है वो जो दिखाया था, वो 1 अक्टूबर को फिर से इससे डबल इंपैक्ट के साथ दिखाएंगे। बीजेपी की सरकार हरियाणा में अब जल्दी से दिखाई नहीं देगी। आज आखिरी दिन था, नायब सिंह सैनी जी आज के आखिरी मुख्यमंत्री हैं आज के दिन के, पूरे तरीके से जो बीजेपी नहीं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना, छोटा सा जवाब, अरे रुकिए ना भाई जवाब साहब, बहुत जरूरी बनता है सर। अच्छा दे दीजिए, फिर रजत के पास जाना है, बोलिए। मैं तो वापस ले लीजिएगा, मैं भी दे दूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी इसकी घोषणा वो कर रहे हैं जिनके सबसे बड़े नेता मेरी पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऐसी चर्चाएं, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना गलत है। दुष्यंत चौटाला जी है, छोटे छोटे गांवों के अंदर आके कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको वहां ठिकाना नहीं मिल रहा। और मेरी गारंटी है जेजेपी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। अगर खुल जाए तो ये मेरी गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और ये घोषणा वो लोग कर रहे हैं जिनको लोकसभा में 1.5% वोट मिला, और ये नहीं मिला। अरे 1.5% एलएलडी को मिला।
इनको 100% मिला। देखिए इन्होंने दो बातें कही। एक तो पृथ्ला में जगह को 100% वोट मिला, जिनको 100% लोकसभा में वोट मिला वरुण जी, जिनके सबसे बड़ा नेता अपने ठिकाना ढूंढ रहे हैं, जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता दुष्यंत चौटाला अपना ठिकाना ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं विजेंद्र भाई, बस आपने बीच में एक इंटरवेंशन मांगा था, मैंने दे दिया बस। अब मैं बता देता हूं, दुष्यंत चौटाला जी आज भी उचाना के गांव में है, उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है नारा साहब प्लीज, नारा साहब प्लीज रुकिए, नारा साहब प्लीज रुकिए, नारा जी नहीं, अरे नारा जी रुकिए 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 रुकिए। ये तरीका ठीक नहीं है कि आप यूं बीच में बोलते रहे, कमेंट आपने एक इंटरवेंशन मांगा था, मैंने दे दिया था। कोई बात नहीं, दीप कमल इन बातों से नहीं वोट मिलने वाले। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बीजेपी की हरियाणा की सरकार का, बीजेपी के मुख्यमंत्री का हरियाणा में आज आखिरी दिन है हम लोगों के सामने अगले 10-15 साल तक। और दूसरी बात, जहां तक पृथला की या कहीं की बात कर रहे हैं, उचाना में दुष्यंत चौटाला जी आज भी प्रचार कर रहे हैं, उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। लोग उनको हराने के लिए उचाना तो आ सकते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी का फिलहाल कहीं और जाने का विचार नहीं। पृथला में हमारे पास और अच्छे कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, दूसरी जगह पर भी लड़ेंगे। ठीक है। और ये कोई राजनीतिक कोई गलती नहीं है कि अगर कहीं कोई और जाकर भी दिख रहा है, ये तो आपका तर्क ही गलत है कि वो वहां के जगह जा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन कोई करता है तो इसमें क्या गलती है? चलिए ठीक है रजत, पर मुझे बताइए, क्या हरियाणा का चुनाव मल्टी कॉर्नर फाइट होगा या सीधी सीधी टक्कर है, बाइपोलर है? नहीं, बिल्कुल भी बाइपोलर नहीं है। हरियाणा की जनता दोनों पार्टियों को देख चुकी है और वोट डाल के भी देख चुकी है। हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चाहे किसी ने वोट डाला हो, चाहे किसी ने भाजपा को वोट डाला हो, उनकी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई भी बदलाव उनकी जिंदगी में नहीं आया। अगर किसी जैसे और क्षेत्रीय दल है, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी की बात करूं या नीतीश कुमार की या ममता जी, किसी की भी बात करूं, अगर क्षेत्रीय दल के यहाँ पर 5-6 एमपी होते तब आप बदलाव देखते कि सेंटर से कैसे हरियाणा के लिए, जहां बजट में नाम चर्चा तक नहीं आई, 1 रुपए का जिक्र तक नहीं हुआ, 9.5 साल खट्टर जी रहे, 1 रुपया नहीं लेके आ पाए। मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया, बाद में ये मुद्दा अभी इस बारी लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने भी उठाया कि जो जीएसटी, जिस हिसाब से जीएसटी हरियाणा से लिया जाता है, जितना हरियाणा देता है सेंटर को, और जब वापस उस अनुपात में वापस देने की बात आती है, तो जो सबसे पूरे देश में जो सबसे कम राज्यों को मिलता है जीएसटी का कंपोनेंट, वो हरियाणा को मिलता है। सबसे जो निचले राज्य है, जिसमें बाद में मणिपुर आता है या जिसमें नागालैंड आता होगा, ये उस अनुपात में हरियाणा को जीएसटी का कंपोनेंट मिलता है। हरियाणा को दिया कुछ नहीं है, हरियाणा से लिया है, तभी 4 लाख करोड़ का कर्ज है। जीवन में क्या बदलाव है? क्या आपको लगता है जो जिसने भी वोट दिया, कोई बदलाव आपको दिखता है? ठीक है, एक भी नहीं। उसके बाद में 2 बातें बोल के खत्म कर रहा हूँ। अभी यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही थी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम 2000 रुपए वाली बात जो मुख्यमंत्री जी ने भी कही, उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि 15 अगस्त तक हम उसकी पंजीकरण करा लीजिए, 15 अगस्त तक उसकी डेट है। आज हमारी वो हो गई, ये कहते हैं कि हमने वो 2000 रुपए के हिसाब से दे भी दिए। उसके बाद ये 4 लाख फर्जी, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के अंदर 4 लाख फर्जी दाखिले, 5000 स्कूल मर्जर के नाम पे बंद, 4785 प्रोफेसर नहीं है, 70,000-71,000 पोस्ट वेकेट पड़ी है सिर्फ एजुकेशन। वो शिक्षा प्रणाली का भट्टा बिठा रहा हूँ, बैठ गया, उसकी जो इन्होंने बात करी उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद इनके राज के अंदर एक छोटी बात बोलते बंद कर रहा हूँ, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। इनके राज के अंदर 32 शहरों में 30,000 गलत रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, 7,40,000 पेटियां सोनीपत के मूर्थल से गायब हो जाती हैं, कोरोना काल में 75,220 पेटियां गायब हो जाती हैं, 100 करोड़ का कॉर्पोरेशन घोटाला हो जाता है, माइनिंग का 5,000 करोड़ का हर साल का घोटाला हो रहा है। ये तो सीएजी की रिपोर्ट है। धान का घोटाला हो जाता है, चने का घोटाला हो जाता है, 162 करोड़ का पेंशन का घोटाला हो जाता है, पेपर लीक घोटाला हो जाता है, 500 करोड़ का शामलात डे का घोटाला हो जाता है, 200 करोड़ का और 250 करोड़ का। उसके बाद फरीदाबाद के इसी तरह गुड़गांव, भिवानी या माना सर एक्सीड हो गया। उसके बाद पार्वती नहीं, उसके बाद इतने घोटालों के बाद ये सरकार ये बोलती है, इतने घोटालों के बाद ये सरकार ये बोलती है, नहीं वो लिस्ट है, और भी लिस्ट और भी है। अगर आप कहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर देना प्लीज। हाँ, उस
उसके बाद ये सरकार ये कहती है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, जनता हमसे बहुत खुश है, खुशहाल है। और 3 बारी जातिगत दंगों के अंदर इन्होंने हरियाणा जलवाया। 25 सरकारी गोलियों का रिकॉर्ड है, 25 लोगों को तो सरकारी गोलियों से भून दिया। 750 किसान शहादत दे गए। किसान क्या दुगनी की बात कर रहे थे, एनसीआरबी का डेटा कह रहे 31 किसान लोग सुसाइड कर रहा है। अरे बेचारे ठीक है भाई, 10 सेकंड लिए थे आपने, प्लीज अभी आप कहीं और चले गए। बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं। मैं कहा मल्टी कॉर्नर और बाइपोलर की बात कर रहा था, आप कहीं और ले गए ना, रुकिए। नीरज गुप्ता जी, सीधी सीधी लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस में, या आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी सब टक्कर देने जा रहे हैं? देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, सीधी टक्कर है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और इन दो ही पार्टियों की टक्कर है। और इन दो पार्टियों में जनता समझदार है। हरियाणा की जनता, हमारे 10 साल का कार्यकाल, चाहे हम कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी बोले, पढ़ी लिखी जनता है। हमारे 10 साल का कार्यकाल का अवलोकन करेंगे और इनके 10 साल का कार्यकाल करेंगे। इनके मैनिफेस्टो में क्या वादे थे, इन्होंने क्या पूरे किए, जनता सब देख रही है। देखिए, मैं ज्यादा घमंड से नहीं बोलता, ये फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक है और जनता घमंड तोड़ने में मिनट नहीं लगाती। जनता राजा से रंग, रंग से राजा बनाते भी देर नहीं करती। इसलिए मैं फैसला करता हूँ, इसलिए फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ। लेकिन मैं इनपुट के आधार पर कह सकता हूँ, हम जनता में जा रहे हैं और हमारे दीपेंद्र जी हर जगह यात्रा कर रहे हैं। यात्रा भीड़ देख के मैं कह सकता हूँ, बस बड़ी देर में नाम लिया आपने, 1 घंटे की चर्चा में वो नाम आना ही था जबान पे, वो रह नहीं सकता। मामला ऐसा आना था, जन नायक है, जन नेता है। इनकी भीड़ तो, इनकी नायब सैनिक की सरकार में इतनी भीड़ कभी नहीं हो गई जितना अकेले दीपेंद्र। मैं तो पहले मिनट से कह रहा हूँ नाम लीजिए, आप कह रहे नहीं कांग्रेस के झंडे के नीचे सारे हैं। राम राजीव शर्मा, वो झंडे का झंडा किसने पकड़ा हुआ, मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ। 15-20 की भीड़ होती है रात को, कि मुख्यमंत्री निवास में रात को मेरे पे रिकॉर्डिंग है, 11:30 बजे रात को 15-20 हजार आदमियों की भीड़ होती है। मुझे तो कोई आज तक आदमी दिखाई नहीं दिया। कोई 15-20 हजार की भीड़ होती तो ये चलिए सवाल थोड़ा बदलते हैं। भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा? देखिए, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों के पीछे भीड़ है, जनता उनके साथ है और जनता ही नेता बनाती है। वो जननायक हैं जनता के, और जनता के दिल पे राजा राज करते हैं। वही राजा लोगों में राजा जैसे गुण है, हर आदमी से मिलते हैं। वो छोड़िए राजा जैसे गुण, मैं तो खुद पार्टी से जो नुकसान करा रहे नेताओं को बताता हूँ लोगों को, कभी कोई घमंड की बात नहीं। हर एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, हर एक का सम्मान करते हैं। इसलिए वो विजेंद्र नेहरा, ठीक है देखिए, एक मिनट, सभी पार्टियां तभी उनके पिता पुत्र के पीछे पड़ी रहती हैं। सब उनको रात को नींद नहीं आती, सिर्फ रात को दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिखाई देते हैं। सारे पार्टी के नेता उनके पीछे पड़े हुए हैं। भाई उन्होंने क्या कर दिया? अगर वो नेता बनते हैं, आप बोलिए, हमारी अपनी पार्टी के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, अब कुछ नहीं है, जनता कांग्रेस पार्टी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। और आप देख रहे हैं, आप किसी और नेता का तो नाम भी नहीं ले रहे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? खुद कह रहे हो कांग्रेस पार्टी एक है, किसी और नेता का नाम निकला आपके मुंह से हरियाणा के? देखिए, क्यों नहीं निकला? शैलजा मैडम कर रही है, हमारे बैनर देखिए, फोटो देखिए, सब में बड़े नेताओं की फोटो दिखाई देती है। मैं आपको फोटो देखता हूँ, कोई भी रैली हो रही है तो शैलजा मैडम फोटो दिखाई देती है। बस एक सवाल 2009 में, 2014 में, 2019 में जो सीटें घटी, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? क्या किसी भी चुनाव की, कभी भी किसी गांव पंचायत के चुनाव की, किसी चुनाव की जिम्मेदारी कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली है? तो जीत का चेहरा उनके लिए तैयार रखते हैं हमेशा। कभी एक बार तो आकर कहो कि हाँ ये चुनाव हार गए, अगर कांग्रेस का कोई मुखिया होगा तो कांग्रेस पार्टी का मुखिया जिम्मेदारी लेगा। इसमें क्या बात है? कोई हार जीत का, कोई हारेगा तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेगा, अगर जीतेगा तो कांग्रेस पार्टी का। सब चुनाव कांग्रेस के बैनर तले लगाता है, कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता। कांग्रेस की विचारधारा चुनाव लड़ जाता है। लोग कांग्रेस की विचारधारा को वोट देते हैं, ना कि नेता को वोट देते हैं। नेता का भी उसमें नेता की भी रोल होता है, मैं मानता हूँ नेता की रोल होता है, लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो होता है, उससे नेता लागू करते हैं, उससे ही वोट मिलता है। यही है ना, हार गए तो उदयभान, जीत गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यही है ना? अरे भाई साहब, आप यही है ना? नेहरा जी बोले, नेहरा जी, पिछली बार अशोक तंवर थे, उसी बार फूलचंद मुलाना थे। कांग्रेस के नेता जीतेंगे। अब आपकी पार्टी में देखिए, अब आपकी पार्टी टूट गई, अभी किसे दोस्त देंगे? राजा को देंगे, राजा को देंगे? मुझे बात बताइए, चलिए, या भतीजे को देंगे? चलो आप बताइए। जिम्मेदारी डालने के लिए एक मिनट, हार की जिम्मेदारी डालने के लिए, प्लीज हार की जिम्मेदारी डालने के लिए प्रधान हमेशा दलित समाज से बनाकर रखते हैं। फूलचंद मुलाना जी की भी हिम्मत नहीं थी कि हार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अशोक तंवर जी की भी हिम्मत नहीं थी, अब उदयभान की भी हिम्मत नहीं है कि कह दे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसे आदमी को प्रधान बनाकर, एक मिनट रुक जाइए आप विजेंद्र नेहरा, बस ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक मिनट विजेंद्र नेहरा, फिर दीप कमल के लिए मेरे पास एक अच्छा सवाल है। नेहरा जी, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था वरुण जी
कि जिस तरह से नीरज जी ने अभी भूपेंद्र हुड्डा जी को राजा महाराजा से तुलना उनकी कर दी। मैं उनको बताऊं, पहले तो राजा महाराजा का जमाना अब रहा नहीं, और अगर आपको इतने बड़े राजा महाराजा वो लगते हैं, इतनी चाटुकारिता आप उनकी कर रहे हैं, नहीं इतने बड़े राजा तो बोले, राजा की तरह रहते, राजा की तरह लगा रहे हैं, बोला उनको। अगर इतना अच्छा काम उन्होंने किया तो उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में क्या दिक्कत है आपको? क्यों डर रहे हैं आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे? आप उनको राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या उपनाम उपाधि दे रहे हैं, आप उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से डर रहे हैं। क्या डर है आपके मन में? हार जाएंगे। 10 साल में इतना अच्छा काम करते हैं, मुख्यमंत्री को चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे? और आप आप अमित शाह को चाणक्य क्यों बोलते हैं? अमित शाह को चाणक्य क्यों बोलते हैं? तो वो चाणक्य है क्या? नहीं, अमित शाह को चाणक्य क्यों बोलते हैं फिर आप? अगर आपको राजा से तकलीफ है तो अमित शाह चाणक्य हो गए क्या? सरकार गिराते हैं तो चाणक्य हो गए, अगर किसान आंदोलन करवाते हैं आत्महत्या करते। चलिए रुक जाइए, बस बस बस, आप दोनों आपस में उलझ गए, फिर रुक जाइए बस। सर समय देखिए ना, देखिए जब इन्होंने बात करी तो मुझे चाणक्य की बात करनी पड़ेगी। ये अमित शाह को चाणक्य बोलते हैं, अपने आप को चाणक्य प्रेजेंट करते हैं। किसान के बेटे हैं और ये कहते हैं राजा महाराजा। हमारे मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी गाँव गरीब किसान के बेटे ये कहते हैं। ठीक है नैना जी रुकिए, नैना जी रुक जाइए, बस प्लीज रुकिए। अरे सर रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए आप। ये मैं और आधा घंटा बढ़ाऊंगा, फायदा थोड़ी है। दीप कमल सारन, क्या हरियाणा में हंग असेंबली के आसार हैं? देखिए निश्चित तौर पर हंग असेंबली के आसार हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी भले ही सीटें इन दोनों पार्टियों को दी, क्योंकि दोनों के पास देश में सरकार बनाने की क्षमता थी, दोनों के पास प्रधानमंत्री के चेहरे थे, तो लोगों ने सीधे तौर पर इसी हिसाब से वोट दिया कि जिसकी केंद्र में सरकार बन सकती है उसी के हिसाब से वोट दें, वो दे दिया इन्होंने। लेकिन ये भी क्लियरिटी है कि कहीं एक तरफ झुकाव नहीं है, ना बीजेपी की तरफ ना कांग्रेस की तरफ। अगर एक तरफ ज्यादा होता तो हम सोच लेते थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो व्यवहार ही ऐसा करते हैं कि वो हैं तो उनके आगे सब लोग नतमस्तक होकर बैठे रहें। प्रधान ऐसा बनाते हैं जिसके ऊपर आसानी से हार की जिम्मेदारी डाल सके और वो बोल ना सके कुछ भी। अभी भी उदय भान को तैयार उसी के लिए रख रखा है कि हारे तो फिर उसके लिए हमारे पास एक चेहरा तैयार हो, और जीत गए तो फिर मुकुट तैयार ही है। लेकिन बड़ी बात यह है, अब नायब सिंह सैनी जी का नाम ले रहे हैं नेहरा जी, लेकिन मनोहर लाल जी याद है लोगों को 9.5 साल के, उनका व्यवहार याद है। पिछले लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के दौरान गर्दन काट दूंगा तेरी, ये याद है। और ये याद है एक रोजगार मांगने वाली महिला को बोलना कि चंद्रयान 4 जाएगा, वहां तुम्हें रोजगार देंगे, चंद्रयान 4 में भेजेंगे तुम्हें, मनोहर लाल के नाम पर वोट पड़ेंगे। ये सब सुन के भी आप साथ बैठे रहे उनके घमंड के नाम पर। एक मिनट में कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अच्छे काम सब जगह बटे हुए काम बीजेपी की सरकार में हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जमकर क्षेत्रवाद किया, भाई भतीजावाद किया, बीजेपी में वो कम हुआ। लेकिन हरियाणा के लोग इतने आत्मसम्मानी हैं कि विकास कार्य तो यहाँ कोई भी सरकार आई है उसने किए ही है, करते रहेंगे। जो उनको इज्जत नहीं देता, मैं तो कह रहा हूं इंतजार कर रहे हैं लोग 1 अक्टूबर का, किसी की सरकार बने, चाहे बीजेपी की पार्टी के कैंडिडेटों का इंतजार कर रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है रजत पंजेटा, क्या हंग असेंबली होगी? आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। हंग असेंबली होगी हरियाणा में? इसलिए तो लोकसभा के जो परिणाम आए उसी ने क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस के 41 सीटों के ऊपर लीड थी और बीजेपी की 46 पे थी, और बीजेपी की जब 79 सीट पे लीड थी तब इनके 40 आए। तो क्लियर मेजोरिटी कहीं जनता नहीं दे रही है किसी को भी। हंग असेंबली तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब जब और ट्रायंगुलर फाइट रहेगी, जब ट्रायंगुलर फाइट रहेगी तो आप निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि ये हंग असेंबली 101%, ये रिजल्ट आज मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, जो आपने कहा ना, ये आपका प्रश्न है, 101%। ना कांग्रेस सत्ता तक आ रही है, ना भाजपा सत्ता तक आ रही है, हंग असेंबली 101% हरियाणा में, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है नीरज गुप्ता, जितना क्षेत्रीय पार्टियां अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी उतना हंग असेंबली के आसार होंगे। देखिए पहले मैं दीप कमल जी की बात को जवाब देना चाहूंगा। वो इल्जाम लगा रहे थे बीजेपी कांग्रेस में कि कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने उससे ज्यादा अच्छा किया, लेकिन बीजेपी ने बात नहीं बोले कि बीजेपी ने ज्यादा काम नहीं किया। भाई साहब ज्यादा काम नहीं किया तो 4.5 साल आप उनके साथ पार्टनरशिप में सरकार में क्यों थे? आप अपनी बात करवाते, विकास करते, किसने रोका था? जब तो आप सत्ता की मिलाई खा रहे थे 4.5 साल पहले छोड़ देते। नहीं 4.5 साल पहले छोड़ देते, आपने अब क्यों छोड़ा? आप जाके क्यों छोड़ा? आप जाके क्यों छोड़ा? जब तो मिलाई खाते रहे
आपके जो कहा डिप्टी सीएम है, आप सुपर क्या सीएम सुन रहे रहे थे, हो? सारे आप ये- डिपार्टमेंट उनके ये पास कांग्रेस थे। पार्टी की जब आपकी बात नहीं किया, चली तो ये बीजेपी काम ने होता है आपको आपकी पार्टी। सीट देने से मना कर आपने दिया सुना, था। आप वो छोड़ मेरे दीजिए। ऊपर क्या इल्जाम गारंटी लगा है? के जवाब दे आप रहे हो, मुझे जो मैंने चैनल बोला ही के नहीं वो। माध्यम से गारंटी जो मैंने दीजिए, बोला ही नहीं, आप इस बात इस का चैनल जवाब दे के रहे हो माध्यम आप। से मुझे गारंटी मेरा दीजिए। गलत बात है, आप नहीं, दोबारा आप जाएंगे याद क्या? में- आप दोबारा गठबंधन में आप- जाएंगे बाद में? मैंने अगर सरकार की कब सीटें बड़ी किसी बताइए का मुझे। काम नहीं हुआ, आप दोबारा काम सरकार नहीं हुआ। बनाएंगे क्या उनके और साथ? भाई, आप बताइए मैंने कौन कब बोला रुकिए रुकिए आपने अब इलेक्शन मैंने एक कब बोला दूसरे ये के खिलाफ बताइए? लड़ा रहा, आज ये बात के मैंने चैनल में कब बड़ी बोला बड़ी बात ये? कर आप रहे हैं कि नहीं, गलत बीजेपी बात ने मत कुछ कीजिए। नहीं है मैं ये कांग्रेस नहीं- ने। मैं- तो मैं आप ये चीज़ जिस- नहीं करूंगा। मैंने आप- इनको बोला ही नहीं जो आप एक मेरे मिनट जवाब दे रहे हो। गुप्ता जी रुकिए, आपने मैंने शायद कब गलत आपने गलत समझा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। यहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ है इनका। मैं देखिए, जवाब मैंने आप देता सुना हूं। है, शपथ बिल्कुल ग्रहण सुना है, समारोह मैंने कर रहे हो सुना क्या? है, आप बिल्कुल कहा। सुन नहीं रहे हो आप। ये देखिए मैंने खाता ये एक कहा, दूसरे निकाल देंगे। मैंने देखिए क्लियर इन्होंने देता हूं उसको आपको। चैलेंज दिया कि उसकी सरकार नहीं बनेगी, उन्होंने कहा इनका खाता नहीं खोलेगा। ये कांटा दोनों एक दूसरे निकाल देंगे। मैं फिर से सीधी दोबारा सीधी आपको लड़ाई कह रहा बीजेपी हूँ, की आपकी पार्टी की कोई सरकार में क्षेत्र आपसे जमकर तरक्की भाई करता, भतीजावाद बीजेपी हुआ, की लड़ाई सूत्रवाद है। हुआ। क्षेत्र आपने आपके आपकी क्षेत्र पार्टी है, को खत्म कांग्रेस कर की दिया। जो मैनिफेस्टो भूपेंद्र है, सिंह हुड्डा को हम उस और मैनिफेस्टो दीपेंद्र को हुड्डा को लेके जिंदा रखने के लिए जनता में आपने कार्य है, पूरे जनता हरियाणा का में कांग्रेस उत्साह पार्टी को है। नुकसान पहुंचाया। 500 रुपए ये सिलेंडर मैं आपको कॉपी बता रहा हूँ कि आपकी बीजेपी पार्टी कर का रही है, हमारी देखो पार्टी बड़ा 10 साल बीजेपी ने जल्दबाजी में 500 रुपए 400 रुपए सिलेंडर की घोषणा कर दी जल्दबाजी में। और वो देखिए इंप्लीमेंट कब होगी उसका भी बेनिफिट नहीं है। आपकी पार्टी की दूसरी, सरकार में ये 2009 में 400 चुनाव से सिलेंडर की पहले याद बड़ी आई है, घोषणा हुई, 9.5 साल 2014 में बड़ी चलिए सर, घोषणा समापन हुई। करेंगे। और बहुत सरकार बहुत ये लंबी करता चर्चा हो गई करता है, प्लीज। ये भी कर रहे हैं। कौन सा इनको वोट देने वाले हैं उस बात के नाम पर? ठीक है। आपको वोट नहीं दिए, सिर्फ 30 सेकंड लीजिएगा नारा जी, सिर्फ 30 सेकंड। इनको कौन दे देगा वोट? मैं सिर्फ इतना इनको भी कहना बड़ी चाहता हूं घोषणाओं के सर नाम कि पर कोई कोई वोट नहीं नहीं मिलने है वाला है। चक्कर में, क्यों पड़ रहे हो इससे बड़ी चक्कर बड़ी में? घोषणा भारतीय जनता तो पार्टी देने की की। तीसरी बार सरकार बनेगी अक्टूबर 4, और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार। और मैं विपक्षी लोगों से कहना चाहूंगा, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चलिए चली ठीक है, घोड़ाने। आप सारे नारे एक साथ मत बोलिए, रोज बोल रहे हैं थोड़े थोड़े। क्यों कर रहे हो फिर? ठीक है, रोज बोलेंगे सर, रोज थोड़े थोड़े नारे बोलिए, इकट्ठे एक बार में सारे मत बोलिए। चलिए, अक्टूबर 4 किसकी सरकार, मेगा कवरेज के साथ हरियाणा के रण में देखते हैं क्या होगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।